औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास है मेरे बेटा। और जनाब जो है वो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 15 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। आईसीएस का प्लेटफॉर्म है और जनाब मैं सर वसीम अहमद। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका नाम होगा जनरल गैस इक्वेशन, और साथ में इसके न्यूमेरिकल भी किए जाएंगे। लेक्चर नंबर हमारा 3 है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले ज़रूरी है कि आप पहले 2 लेक्चर जनाब देख लें। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफली आपको रिमाइंड भी करा देता हूं। बेटा यूनिट नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो स्कोप ऑफ स्टडी हमारे पास है, इसमें हमारे पास 5 टॉपिक है। एक टॉपिक टेम्परेचर का है जो हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया है। दूसरा हमारा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ है जो हमने दूसरे लेक्चर में कवर किया था। आज तीसरे लेक्चर में हम जनरल गैस इक्वेशन कवर करेंगे। और इसके मेरे बेटा 2 लेक्चर हमारे पास और होंगे, जिसमें हम एक में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे और एक में हम इसके न्यूमेरिकल जनाब डिस्कस करेंगे, और चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीजें आप पहले इनिशियल 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में शायद जिन लोगों ने केमिस्ट्री ली है उन्होंने भी पढ़ा होगा, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जर्नल गैस लॉ, इससे पहले हमने 3 लॉ पढ़े मेरे बेटा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ हमने पढ़े हैं। वी मेक यूज ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ टू ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन। जो जनरल गैस इक्वेशन है मेरे बेटा, उसमें ना बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, इन तीनों लॉ को कंबाइन किया जाता है, इन तीनों लॉ को मिलाया जाता है। प्रॉब्लम यह है मेरे बेटा कि जो बॉयल्स लॉ होता है या चार्ल्स लॉ होता है या जनरल या एवोगैड्रो लॉ है, ये दो चीजों के दरमियान रिलेशन को बयान करता है, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा है। और अगर तमाम वेरिएबल क्वांटिटी एक साथ तब्दील हो रही हो तो ऐसे में ये लॉ वैलिड नहीं होते। इसलिए इन तमाम लॉस को मिलाकर एक नया लॉ बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है जनरल गैस लॉ। डेफिनेशन देख ले। एन इंटर रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, pressure, volume, temperature, and amount of matter of a given sample of a gas is termed as equation of state or equation of state of gas और जर्नल गैस लॉ। इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं मेरे बेटा, और इसको जर्नल गैस लॉ भी इसको कहा जाता है। तमाम क्वांटिटीज देख लो बेटा गौर से। यहाँ पे प्रेशर है मेरे बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तीन सारी क्वांटिटी को एक साथ एक ही रिलेशन में इंगेज किया जाएगा। इससे पहले जो 2 लॉ हमने पढ़े थे उसमें रिलेशन दो चीजों के दरमियान होता था। मैथमेटिकली आप देखें मेरे बेटा, बॉयल्स लॉ कहता था क्या, लेक्चर नंबर 2 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पहले भी आपको याद होगा मेरे बेटा कि जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है मेरे बेटा, जबकि शर्त ये होती है कि नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर टी आर केप्ट कांस्टेंट। वॉल्यूम प्रेशर की इन्वर्सली होता है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ कहता है मेरे बेटा कि जो वॉल्यूम होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसकी शर्त ये होती है मेरे बेटा कि नंबर ऑफ मोल और प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल और प्रेशर यहाँ पे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल। एन के मतलब क्या है मेरे बेटा, समझ लो गौर से। यहाँ पर जो एन हमारे पास है स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। एन के मतलब नंबर ऑफ मोल्स है। जो एन आपके पास लिखा है मेरे बेटा, इस एन को कहा जाता है नंबर ऑफ मोल्स। ये एन है मेरे बेटा, ये एन सिंबल है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। और जो यहाँ पे पी लिखा हुआ है मेरे बेटा, प्रेशर पी, ये स्टैंड करता है किसके लिए, प्रेशर के लिए हमारे पास स्टैंड करता है। और तीसरा जो लॉ हमारे पास है जिसको एवोगैड्रो लॉ कहा जाता है, ये कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ। जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस चीज। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि जो तीसरा हमारा लॉ होता है मेरे बेटा, दिस एवोगैड्रो लॉ। और ये लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के, एन एन के मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें शर्त क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। तो तीनों लॉ की लिमिटेशन है कि ये रिलेशन सिर्फ 2 ही क्वांटिटीज के दरमियान बयान करते हैं, और जो रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज होती हैं उनको सेम रखा जाता है। गैस की स्टेट को 4 क्वांटिटी से बयान किया जाता है। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, इन तमाम को आपस में कंबाइन करके, मिक्स करके
मर्ज करके एक नया रिलेशन बनाएंगे। इस रिलेशन का नाम होता है जनरल गैस लॉ। और अगर इसको मेरे बेटा कंबाइन किया जाए तो कंबाइन करने पर हमारे पास क्या सूरत हाल आ जाएगी, देख ले बेटा। जो वॉल्यूम था वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे बेटा, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली है, दोनों ऊपर आ गए। और प्रेशर के इन्वर्सली था, प्रेशर कहाँ आ गया मेरे बेटा, प्रेशर नीचे आ गया। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को जब हटाया जाता है तो कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाया जाता है, आपको याद होगा मेरे बेटा कि वेनेवर जब भी प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाओगे, जब भी प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाओगे तो वहां पे क्या आ जाएगा मेरे बेटा, कांस्टेंट आ जाएगा। हर जगह कांस्टेंट के डिफरेंट नाम होते हैं, यहाँ पर जो कांस्टेंट का नाम है वो आर रखा गया है। और इसका नाम होता है क्या, जनरल गैस कांस्टेंट, या इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं या इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्वांटिटी ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। अगर पी को मेजर किया जाए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को मेजर किया जाए मीटर क्यूब में, टेम्परेचर को मेजर किया जाए केल्विन में, तो जनाब जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, वॉल्यूम नहीं है वैल्यू है, तो जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, इसकी मेरे बेटा जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब यहाँ जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं ना, उनको थोड़ी कंफ्यूजन होती है। वो कहते हैं सर 0.0821 होती है। तो मेरे बेटा इसीलिए ऊपर मेंशन किया है कि वॉल्यूम, ये हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। वहां पर प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता था, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होता था। फिजिक्स जब पढ़ते हैं मेरे बेटा, तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो यूनिट होती है वो हमेशा होती है ऐसा यूनिट। क्या होती है फिजिक्स के अंदर, एस आई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो एस आई यूनिट में आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन हमारे पास होती है। याद रखिएगा ये वैल्यू 1 मोल के लिए होती है। किसके लिए होती है बेटा, ये वैल्यू 1 मोल के लिए होती है। अगर गैस, ये लिखा ना मोल इनवर्स, इसका मतलब है कि अगर गैस की क्वांटिटी को 1 मोल लिया जाए, कितना लिया जाए मेरे बेटा, अगर 1 मोल गैस की वैल्यू को लिया जाए, तो ऐसे में जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है उसे कहा जाता है क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको जनाब कहा, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको जो है वो कहा जाता है। यहां तक आप लोगों ने पहले भी पिछली क्लास में भी पढ़ा है। इसके अंदर मेरे बेटा इसकी एक फॉर्म और भी होती है, लिहाजा इस इक्वेशन को मेरे बेटा पी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी मेरे बच्चा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा मेरे बेटा, यहाँ पी डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा शहजादे, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास, यहाँ डिवाइड है ना मेरे बेटा, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी इंटू वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देख लो बेटा, ये आपका पी इंटू वी हो गया। क्या हो गया है, पी इंटू वी हो गया है, नीचे से पी खत्म हो गया है। तो एक और इक्वेशन बन जाएगी क्या, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या बन जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि पीवी अपॉन टी कांस्टेंट के बराबर होता है। पीवी अपॉन टी क्या होता है मेरे बेटा, कांस्टेंट के बराबर होता है। लिहाजा हम इस जनरल गैस इक्वेशन को लिखने का एक तरीका और भी होता है कि P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। इससे कहा जाता है चेंज इन स्टेट फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, इसको चेंज इन स्टेट फॉर्म, इसको जनाब ये वो कहा जाता है कि जब स्टेट तब्दील होती है, स्टेट बदलती है, तो आपके पास P1V1 अपॉन T1 इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, P2V2 अपॉन T2 क्या करता है, फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका ख्याल रखिएगा कि चेंज इन स्टेट के लिए ये फार्मूला होता है। इस पूरे फार्मूले में अगर आप गौर से देखो मेरे बेटा, तो मास का इम्पैक्ट नहीं है, हालांकि मास भी क्वांटिटी होती है। जब गैस को डिस्क्राइब करते हैं तो एक और क्वांटिटी, चूंकि हमारे पास मास की भी होती है, यहाँ पर मास नहीं है, एक फार्मूला और हमारे पास होता है जिसमें हम मास को भी इन्वॉल्व कराते हैं, क्योंकि मास डायरेक्टली होता है। लिहाजा क्या हो जाएगा मेरे बेटा, P1V1 अपॉन T1 M1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2 M2। P1V1 अपॉन T1 M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बेटा, P2V2 अपॉन T2 M2 के बराबर हमारे पास हो जाएगा। ये दो फार्मूले न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं मेरे बेटा, ये वाला फार्मूला चंदा, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला, ये दो फार्मूले हमारे पास जनाब न्यूमेरिकल में आपके पास जो वो काम आएंगे। एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल में काम आएगा, ऐसा किसी को जरूरत जो है वो नहीं है। और ज्यादा चांस यही है कि एग्जाम में भी ये सवाल आपका न्यूमेरिकल की शक्ल में ही पूछा, न्यूमेरिकल की शक्ल में इसके पूछे जाने के चांसेस जो है वो ज्यादा है।
ये जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसा सच एग्जाम में आप सोचे कि जनरल गैस इक्वेशन डिफाइन करने को आएगी या बायस लो चार्ल्स लो आएंगे, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए होना चाहिए। यही वजह है कि हमने काफी इसको ब्रीफ करके पढ़ाया है। बस जस्ट वीडियो देख लीजिएगा, फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए, न्यूमेरिकल के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ऐसा सच एग्जाम में सवाल डिस्क्राइब की सूरत में आए तो जरा मुश्किल है, मुमकिन नहीं है कि एग्जाम में इस तरीके से आ सके। बहल आपके इल्म में होना चाहिए, एमसीक्यूज के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर, आपकी इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। नाउ देन, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास फार्मूले आ गए, बॉयस लॉ के, चार्ल्स लॉ के, एवोगैड्रो लॉ के फार्मूले हमारे पास आ गए हैं। इससे पहले कि हम इसको आगे बढ़ाएं, एक छोटा सा फार्मूला मेरे बेटा और है, जिसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या नाम बेटा है? एक और हमारे पास छोटी सी चीज है जिसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था ना, आर जिसको हमने बोला, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो वैल्यू थी 1 मोल के लिए। इसके लिए 1 मोल के लिए। और आपको पता होगा, इल्म होगा, खसूसन जो लोग केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, कि 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और उसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होती है। अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू एक मॉलिक्यूल के लिए मालूम की जाए, किसके लिए? अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए मालूम की जाए तो उसका नाम होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, जो आर है, 1 मोल के लिए। 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज डिनोटेड बाय के। इसको बेटा के से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं इसको मेरे बेटा के से इसको जो डिनोट किया जाता है। और इसका फार्मूला देखे मेरे बेटा, तो के बराबर होता है R/Na, यानी कि चूंकि आर में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं। अगर आर को एवोगैड्रो नंबर से, यहाँ एन से मुराद क्या है? एन से मुराद यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पढ़ा होगा। जो कंप्यूटर वाले अगर बच्चे मेरे बेटा है, तो शायद आपने 9 क्लास से पढ़ा हो। फर्स्ट में केमिस्ट्री तो आपके पास थी नहीं। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं उनको काफी तफसील से पता होगा। 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर होता है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ये तादाद होती है, ये नंबर होता है। और इसको, दिस इज कॉल्ड द एवोगैड्रो नंबर। और इसको एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है जब वैल्यू बेटा पुट करते हैं। आप तो पता है हमें 8.314 है, और एन ए की वैल्यू 6.02 10 की पावर 23 है। जब मेरे बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आंसर आ जाएगा 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर मॉलिक्यूल इंटू केल्विन। देखो, यूनिट समझ लो, यहाँ मॉलिक्यूल लिखा है, आर में मोल आता है। आर में क्या आता है? मोल आता है। यहाँ पर मेरे बेटा क्या आया है? मॉलिक्यूल आया है। एग्जाम के अंदर, ये एमसीक्यूज के अंदर नंबर भी पूछ लेते हैं। और आगे हम एक डेरिवेशन करेंगे मेरे बेटा, उस डेरिवेशन में भी के हमारे पास आएगा, और उसके न्यूमेरिकल में हमें के की जरूरत भी पड़ेगी। बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, देखना पड़ता है कि सवाल मोल की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। जब भी कभी मोल की बात करेंगे तो आर लेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो, के लेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेंगे। और मोल की बात करेंगे तो आर लेंगे। ये छोटी सी चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ना विल गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश जनाब करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हम पढ़ रहे हैं। और अब तक हमने जो डिस्कशन की है मेरे बेटा, इस अब तक जो चैप्टर पढ़ा है हमने, इसमें जो की फार्मूलाज हमारे पास है, एक हमने पढ़ा बॉयस लॉ। ऑल्दो कि हमने जब बॉयस लॉ पढ़ाया था तो उसके साथ ही उसके न्यूमेरिकल करवा दिए थे। एक और फार्मूला हमारे पास होता है चार्ल्स लॉ। एक फार्मूला हमारे पास और होता है जिसको मेरे बेटा चार्ल्स लॉ कहते हैं। और अब हमने आज की क्लास में हमने एक और फार्मूला पढ़ा है जिसका नाम है जनरल गैस इक्वेशन। एवोगैड्रो लॉ भी होता है बीच में, उसके न्यूमेरिकल वगैरह का कोई स्कोप नहीं है। जनरल गैस इक्वेशन का एक फार्मूला पीवी इजिकल टू एनआरटी होता है, और एक P1V1/T1 इजिकल टू P2V2/T2 होता है। मैंने P1V1/T1 नहीं लिखा। अगर एम नहीं होगा तो कांस्टेंट ले लेंगे, एम को तो बराबर बन जाएगा। एम कांस्टेंट हो जाएगा तो P1V1/T1, P1V1/T1 किसके बराबर हो जाएगा? P2V2/T2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। आर की वैल्यू 8.314 होती है, याद होनी चाहिए। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन होती है। ये वैल्यू याद होनी चाहिए। के हमारे पास कितना होता है? 1.38 10 की पावर -23 होता है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फिल वक्त जरूरत पेश नहीं आएगी, आगे न्यूमेरिकल में पेश आएगी। और एक बात और ख्याल रखना कि जितने भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं जनरल गैस इक्वेशन की, ये आमतौर पे एसआई यूनिट के अंदर सॉल्व करते हैं। अगर कभी प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में गिवन है,
तो कभी प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में गिवन है तो एटमॉस्फेयर नहीं चलेगा। इस एटमॉस्फेयर को हम क्या करेंगे मेरे बेटा, कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इस एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट किया जाएगा मेरे बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। फिर यहाँ पे जब पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो प्रेशर होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। तो जब भी कभी एटीएम लिखा होगा तो उसको 1.01 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी एक बात और ख्याल रखना मेरे बेटा कि ये जो फार्मूला होता है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये कहलाता है चेंज इन स्टेट का फार्मूला। और जो चेंज इन स्टेट के फार्मूले होते हैं ये यूनिट से इंडिपेंडेंट होते हैं। ख्याल रखना बेटा एक बात, जो प्रेशर की यूनिट लेफ्ट पे होगी वही प्रेशर की यूनिट राइट पर होगी, इसमें कन्वर्ट नहीं करना होता। बस शर्त ये होती है कि दोनों तरफ यूनिट सेम हो, दोनों तरफ यूनिट सेम होनी चाहिए। टेम्परेचर ख्याल रखना हमेशा केल्विन में होगा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। टेम्परेचर आप जो है ना वो दोनों तरफ सेंटीग्रेड नहीं ले सकते, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। बाकी जो ये मास की यूनिट है, जो जो यूनिट मास की एक तरफ है वही दूसरी तरफ होनी चाहिए। ऐसा यूनिट से इंडिपेंडेंट होते हैं। चेंज इन स्टेट के फार्मूले यूनिट से इंडिपेंडेंट होते हैं एज लॉन्ग एज कि दोनों तरफ यूनिट हमारे पास क्या हो मेरे बेटा, सेम हो। तो जल्दी जल्दी गो थ्रू करके दो तीन इसके न्यूमेरिकल है करने की जनाब कोशिश करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम जनाब जो करते हैं इसको देख लेते हैं मेरे बेटा। जो पहला न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, तवज्जो देखिए, गौर से देखिए, वर्क एग्जाम्पल 15.3 है। ये याद रखिएगा, वर्क एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप फर्स्ट का पेपर देकर आए हैं, आपको अंदाजा है बहुत छोटे छोटे मासूम मासूम न्यूमेरिकल आए थे, इतने मुश्किल मुश्किल न्यूमेरिकल की आपने तैयारी की थी और एट द एंड इंतहाई आसान न्यूमेरिकल आ गए थे। किसी न्यूमेरिकल को आसान मत लेना, किसी को मुश्किल मत लेना, तमाम न्यूमेरिकल करने हैं आपने। कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। इस किताब का आपने दूसरा पेपर देना है, इससे पहले इस किताब का एक ही पेपर हुआ है, लिहाजा इस किताब का मेरे बेटा अब तक सिर्फ एक ही पेपर हमारे पास इस किताब का अब तक जो है वो हुआ है। लिहाजा किसी सवाल के बारे में प्रिडिक्शन करना कि इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा मुश्किल है। सवाल देखते हैं बेटा। फाइंड द मास ऑफ द एयर within the car tire given that it holds 0.2 meter cube of air at 27 degrees centigrade and pressure of 3.0 into 10 की पावर 3.0 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास गिवन है। और टायर के अंदर जो आपके पास एयर है उसकी मास मालूम करनी है। सवाल क्या है मेरे बेटा, एक टायर है, टायर के अंदर क्या सूरत हाल है मेरे बेटा, जो वॉल्यूम इसका है वो 0.02 मीटर क्यूब है, हवा भरते हैं टायर के अंदर, और उसका जो टेम्परेचर है 27 है, प्रेशर इसका गिवन है, गॉज लगा होता है, गॉज से प्रेशर नोट करते हैं। तो बताना है कि उसके अंदर कितनी गैस मौजूद होगी। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से कीजिएगा। गिवन क्या है हमारे पास, प्रेशर गिवन है, क्योंकि प्रेशर हमारे पास किस में गिवन है मेरे बेटा, एटमॉस्फेयर में। गिव एक 1 एटमॉस्फेयर इसके बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर है मेरे बेटा गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है, 3 इंटू 10 की पावर 5। कितनी मेरे बेटा, 3 इंटू 10 की पावर 5 हमारे पास प्रेशर की वैल्यू गिवन है। डेटा देखते हैं बेटा, प्रेशर हमें गिवन है, प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 5 लिखा है बेटा। 3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर गिवन है। टेम्परेचर की वैल्यू 27 है। टेम्परेचर कभी भी सेंटीग्रेड में नहीं चलेगा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। टेम्परेचर हमेशा हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लिया जाएगा और सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना हो। और अगर आपको मेरे बेटा जब भी आपने वॉल्यूम हमें गिवन है 0.020 मीटर क्यूब गिवन है, मीटर क्यूब में वॉल्यूम है, टेम्परेचर केल्विन के अंदर है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 28.8 ग्राम पर मोल सवाल में गिवन है। वैसे यूनिवर्सल होता है ये, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता है, ये सवाल में लिखी भी नहीं है, कभी याद होनी चाहिए। सवाल में लिखी नहीं है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यूनिवर्सल या एमसीक्यूज के अंदर ही पूछ सकते हैं। अब हमें क्या मालूम करना है, दो चीजें हमें मालूम करनी है। यहाँ पे आप गौर से देखें तो फार्मूले के मुताबिक हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा और नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद हमें क्या कर सकेंगे मेरे बेटा, मास मालूम कर सकेंगे। तो पहले नंबर ऑफ, एक तो हमने नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं, उसके बाद हमको मास ऑफ एयर मालूम करना है। जैसा कि आप जानते हैं मेरे बेटा, फार्मूला क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या फार्मूला होता है, पी इक्वल टू एन आर टी फार्मूला होता है। एन यहाँ से बेटा अलग कर लेते हैं, आर और टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे। सारी वैल्यू हमें मौजूद है, इतने अरसे से आप पढ़ रहे हैं, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर जब आप न्यूमेरिकल आपने किए हैं, पता है फार्मूला होता है। फार्मूले के अंदर आपको जो वैल्यू गिवन होती है वो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी होती है।
पी की वैल्यू पुट कर दी मेरे बेटा, 3.0 10 की पावर 5 है। वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेटर से इसको वन शॉट में सॉल्व कर लेंगे, कोई स्टेप दिखाने की नहीं होती, कैलकुलेटर में वन शॉट में सॉल्व कर लेंगे। 2.41 मोल हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 2.41 मोल हमारे पास आंसर आ जाएगा। मगर हमें मोल थोड़ी पूछा है, हमसे मोल थोड़ी पूछा है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है मॉलिक्यूल, हमें मास कितना है, कितनी जो क्वांटिटी पूछी है, मास पूछा है। तो आपको पता है मेरे बेटा कि जब मास मालूम करना होता है उसका सिंपल तरीका होता है कि नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास एम से। क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एम यहाँ लिख दिया मैंने, ना भी लिखे तो चलेगा। मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई जनाब कर देते हैं, इसको वैनिश कर दो। मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, मोल कितना निकाला? मोल निकाला 2.41 निकाला है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर सवाल में गिवन है, कितना गिवन है? 28.8 है। कैलकुलेटर से मेरे बेटा मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 69 पॉइंट, कितना मेरे बेटा? 69 पॉइंट। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कितना मेरे बेटा? 69.6 आ रहा है, 69.64 हमारे पास आंसर आ रहा है। राउंड ऑफ करके 69 कर लेते हैं, इसको राउंड ऑफ करके 69 इसको जनाब कर देते हैं। ज्यादा राउंड करेंगे तो 70 ग्राम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। सिग्निफिकेंट फिगर आपने पढ़ा होगा, कितने फिगर तक राउंड ऑफ करना होता है ये देखा जाता है। हमने 2 फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ किया है। तो ये हमारे पास मेरे बेटा वर्क एग्जाम्पल हो गया 15.3। अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से तवज्जो से कर लीजिएगा। नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, 15.3 अगेन लिखा हुआ है मगर ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। पहला वाला वर्ड एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल था, ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1.0 एटमॉस्फेयर। क्या करना है बेटा? हमने गैस का वॉल्यूम मालूम करना है। कितना क्वांटिटी गिवन है? मोल गिवन है, 1 ग्राम मोल। एन की वैल्यू 1 गिवन है, एन की वैल्यू 1 हमारे पास गिवन है। प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर। आंसर लिखा हुआ है, देख लेते हैं। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर नहीं चलेगा। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर नहीं चलेगा। बताया था आपको न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे वो न्यूमेरिकल हमेशा आपके पास एस आई यूनिट में, किसमें मेरे बेटा? जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे वो न्यूमेरिकल एस आई यूनिट में होने चाहिए। तो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? 1.01 10 की पावर 5। याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। पीछे इसीलिए चेक टॉपिक के स्टार्ट में बता दिया। टेम्परेचर गिवन है 273 है, नंबर ऑफ मोल गिवन है, एन की वैल्यू 1 गिवन है। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको पता ही है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू हमारे पास होती है मेरे बेटा वो 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन हमारे पास वैल्यू उसकी होती है। फार्मूला हमारे पास बहुत सिंपल सा है मेरे बेटा, वॉल्यूम हमने मालूम करना है। फार्मूला क्या होता है? पी वी इजिकल टू एन आर टी, वॉल्यूम मालूम करना है। पी मेरे बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या होगा? पी मेरे बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा? डिवाइड हमारे पास हो जाएगा। एक तरफ पी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा मेरे बेटा। एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होकर नीचे आ गया ना मेरे बेटा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड होकर कहाँ गया बेटा? पास ये नीचे हमारे पास आ गया। अब क्या करना है? सिंपली कुछ भी नहीं करना है यार, तो सिंपल सा मामला है। आपको एन की, आर की, टी की, पी की सारी वैल्यू पता है। ये सारी वैल्यू मेरे बेटा आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। 0.0224 मीटर क्यूब आंसर आएगा। 0.0224 मीटर क्यूब आंसर आएगा। शायद मोबाइल पे देख रहे हो तो बहुत छोटा सा क्यूब हो गया, नजर नहीं आ रहा होगा। ये देख लो मेरे बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 0.0224 मीटर क्यूब आएगा। किताब में आंसर लीटर में गिवन है, तो मेरे बेटा अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर क्यूब को तो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास लीटर में आ जाएगा, क्योंकि किताब में आंसर लीटर में दिया था, तुमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अगर एग्जाम में सवाल आए मेंशन ना हो तो यहाँ तक भी छोड़ देंगे, चलेगा। कहाँ तक? v इजिकल टू 0.0224 मीटर क्यूब तक भी मामला आपका चलेगा। चाहे तो कर सकते हैं। एक बात और ख्याल रखना, लीटर और डेसीमीटर क्यूब बराबर होते हैं। एक और यूनिट होती है डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम की, वो दोनों भी इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल है। पीछे वाले वर्ड एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। नाउ वी कम मूव टू द फैक्ट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अहम सवाल है, और जो पुरानी किताब थी उसमें भी सवाल मौजूद था और काफी दफा एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। एन एयर स्टोरेज टैंक whose वॉल्यूम इज 112 लीटर कंटेन अ 3 kg ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर। एक स्टोरेज टैंक है, उसका वॉल्यूम गिवन है 112 लीटर है, और टैंक का वॉल्यूम है।
और उसके अंदर जो गैस मौजूद है उसका 18 एटमॉस्फेयर उसका प्रेशर है। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स इनटू द टैंक। अब क्या कर रहे हैं, टैंक के अंदर मजीद हवा भर रहे हैं। गाड़ी में होता है ना सीएनजी सिलेंडर, सिलेंडर भरवाने के लिए जाते हैं, अभी तो माशाल्लाह गवर्नमेंट ने सबको सिलेंडर भरने पे लगा दिया है, गैस बंद हो जाती है। जब सिलेंडर भरवाने के लिए जाते हैं तो शॉप वाला सिलेंडर के अंदर मजीद गैस को दाखिल करता है, तो वो गैस फोर्स की जाती है, और इतनी फोर्स की जाती है कि प्रेशर कितना हो जाता है, 21 एटमॉस्फेयर हो जाता है। अगर टेम्परेचर अज्यूमिंग दैट नो टेम्परेचर चेंज, मजीद कितनी गैस दाखिल की जाए, मास पूछा है। पहले कितना मास था, 3 kg था, कितना मास मजीद दाखिल करें कि हमारे पास कितना हो जाए मेरे बेटा, उसका वॉल्यूम 21 एटमॉस्फेयर हमारे पास हो जाए। सुन ले जरा गौर से, इनिशियल प्रेशर कितना है, 18 एटमॉस्फेयर है। चूंकि ये फार्मूला चेंज इन स्टेट का है, P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2, जब चेंज इन स्टेट के फार्मूले होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं किससे, यूनिट से। एज लॉन्ग एज के दोनों स्टेट की यूनिट सेम हो। दोनों स्टेट की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो यूनिट P1 की है वही यूनिट इसकी होगी P2 की होगी, जो यूनिट V1 की है वही यूनिट V2 की होगी, दोनों आपके पास सेम है। तो ये एक दूसरी बात, ये मेरे बेटा जरा तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। थोड़ी सी थोड़ी सी यहाँ पर आप देखिएगा हमने किस कैलकुलेशन की है। वॉल्यूम हमारे पास मेरे बेटा 1.2 लीटर पहले भी था, बाद में भी था, इसलिए कि ये ना कांस्टेंट, ये जो टैंक होता है, कोई भी वेसल होता है, उसका वॉल्यूम खुद ब खुद तो नहीं बदलेगा ना यार। वॉल्यूम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम चेंज होता है जब पिस्टन लगा होता है। वॉल्यूम तब चेंज होता है जब पिस्टन लगा होता है, पिस्टन को ऊपर नीचे करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है। कोई फिक्स सिलेंडर होता है तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। मास हमें M1 गिवन है, M2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। M2 की वैल्यू क्या होगी, बाद में कितना मास सिलेंडर में आ गया, बाद में कितना मास सिलेंडर में आ गया ये मालूम करना है। तो मजीद कितनी गैस गई, क्या करेंगे मेरे बेटा, बाद वाले मास में से जो मास हमने बाद में आया और जो मास पहले मौजूद था, दोनों को माइनस कर लेंगे, तो मजीद गैस कितनी गई वो मालूम कर लेंगे। यानी पहले मास आ रहा था 3 kg, पहले मास कितना आ रहा था 3 kg, बाद में फर्ज करो आगे 5 kg, तो कितना चला गया एक्स्ट्रा, 2 kg और चला गया। वो देखते हैं सवाल में क्या आता है। फार्मूला हमारे पास होता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 M2। हम यहाँ से M2 को अलग करते हैं, किसको अलग कर रहे हैं मेरे बेटा, सुन लो गौर से, किसको अलग कर रहे हैं मेरे बेटा, यहाँ से हम M2 को अलहदा करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे बेटा यहाँ पर M2 मेरे पास मौजूद था, आप गौर से देख लो मेरे बेटा, तो ये M2 आपका घूम के यहाँ आ गया, यहाँ डिवाइड हो रहा था, क्या हो गया, वहां जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो गया है। बकिया तमाम चीजें जो मल्टीप्लाई वाली थी वो क्या हो गई है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गई है। क्या मुझे एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही थी वो क्या हो गई, दूसरी तरफ जाकर मेरे बेटा डिवाइड हो गई। ये थोड़ा समझा देता हूँ अगर किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा तो। ये देखो मेरे बेटा, ये P1 V1 था मेरे बेटा, ये P1 V1 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल टू के दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया बेटा, ये डिवाइड हो गया। इसी तरीके से मेरे बेटा शहजादे गौर से देख लो, इसी तरीके से जो आपके पास T1 M1 था, कौन मेरे बेटा, जो आपके पास T1 M1 आपके पास था जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, ये जब दूसरी तरफ जाएगा, कौन, जो T1 M1 आपके पास यहाँ डिवाइड हो रहा था, ये T1 M1 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा मेरे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझा देता हूँ, समझ लो। और ये T1 M1 यहाँ डिवाइड था ना मेरे बेटा, ये जब ऊपर चला गया तो क्या हो गया, पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया। कलर कलर कर दिया, पहचान लेना। वैसे तो आपको मास्टर समझदार हो, सेकेंडरी लेवल पे आकर ये बातें सीख ही जाओगे। M1 ऊपर चला गया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, जस्ट वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं करना। अब समझ लो गौर से मेरे बेटा, चूंकि सवाल में कहा गया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या लिखा है सवाल के अंदर, नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसके मतलब जो टेम्परेचर T1 होगा वही टेम्परेचर T2 होगा, T1 को भी T बोलेंगे, T2 को भी T बोलेंगे। वॉल्यूम चूंकि फिक्स सिलेंडर था तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दो चीजें इसके अंदर कांस्टेंट है। वैल्यू मेरे बेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तवज्जो देके गौर से देख लेते हैं मेरे बेटा, तो क्या देखते हो, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही है। क्या क्या कैंसिल आउट हो रही है मेरे बेटा, 112 ऊपर 112 नीचे, ये कैंसिल हो गया। उसके अलावा मेरे बेटा T ऊपर T नीचे, T भी कैंसिल हो जाएगा। T ऊपर है, T ऊपर है, T नीचे है, T से T भी हमारे पास क्या हो, कैंसिल हो जाएगा। सिंपली 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से कर लेना, टेंशन लेने की नहीं है। आंसर आएगा 3.5 kg। यानी ये पहले मास 3 kg था, वो गैस डालने के बाद बढ़कर कितना हो गया, 3.5 kg हो गया। तो मजीद कितनी गैस अंदर चली गई, मजीद कितनी गैस अंदर चली गई, कैसे करेंगे बेटा, डेल्टा एम कहलाएगा जो मजीद गैस हमने दाखिल की है। जो मजीद गैस हमने दाखिल की है वो डेल्टा एम कहलाएगी, M2 - M1 के बराबर होगी। क्या होगी, M2 - M1 के बराबर होगी। M2 की वैल्यू 3.5 है, M1 की वैल्यू 3 है, माइनस करेंगे मेरे बेटा, कितना आंसर आ जाएगा, 0.5 kg। कितना आंसर आएगा, 0.5
5 kg। कितना आंसर आएगा? 0.5 kg हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तवज्जो से ध्यान से करना। बहुत सारे बच्चे सवालों का आसान ले लेते हैं, तो इतना आसान एग्जाम में आएगा ही नहीं, ये कहाँ आएगा। एग्जाम में जब आ जाता है मेरे बेटा तो फिर पतला पड़ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ड एग्जाम्पल 3 जो कराया था वो भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आप लोगों से बार बार एक बात रिकमेंड करता हूँ मेरे बेटा, कि जब भी वीडियो देखने बैठो तो कोशिश ये करो मेरे बेटा कि आप कॉपी, रजिस्टर रजिस्टर या पेन साथ लेके बैठो। जब भी वीडियो देखो मेरे बेटा, सवाल पूरा सॉल्व हो जाए उसको पॉज करे, कॉपी पे लिखे। क्लास पे लिखते हो ना बोर्ड से, ऑनलाइन क्लास पढ़ने का तरीका होता है। ये थोड़ी किसी वीडियो देखने को ऑनलाइन क्लास कहते हैं। वीडियो देखने को ऑनलाइन क्लास नहीं कहते भाई। ऑनलाइन क्लास पूरी फिजिकल क्लास की तरह लेनी है। माहौल बनाना है, कोशिश करें लैपटॉप पे क्लास ले। कोशिश करें लैपटॉप पे, बड़ी स्क्रीन पे। लैपटॉप से मतलब है कि पीसी पे क्लास ले, बड़ी स्क्रीन पे ले। आपको जरा देखने में मजा आएगा। घर में अगर स्मार्ट टीवी वगैरह है तो उस पर देख लो तो क्या ही मजा आएगा भाई। साथ में रजिस्टर पेन लेके बैठे, एक सवाल हो जाए, पॉज, जैसे स्क्रीन सामने है ना बेटा, इसको पॉज करें, पॉज करने के बाद कॉपी पे लिखे, उसके बाद आगे देखें। ऑनलाइन क्लास पे तो बेटा, इस प्री रिकॉर्डेड क्लास पे तो इतना एडवांटेज है, दिल नहीं चाह रहा, मूड नहीं हो रहा, एक ही वीडियो, जरूरी नहीं कि एक साथ सारी देख ले। सारी वीडियो एक साथ देख ले जरूरी नहीं है मेरे बेटा। आपको अगर लगता है कि वीडियो बड़ी है, आप उसको 3 4 हिस्सों में, सेगमेंट में डिवाइड करके देख लें। एक वीडियो जहां बोर हो जाए वहां पे आप उसको पॉज करके टाइम उसका नोट कर लें, कितना उसका टाइम है। तो आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद अगले दिन वहीं से वीडियो दोबारा शुरू कर ले। ठीक है मेरे बेटा? ऑनलाइन पढ़ने का तरीका सीखो। शुरू में 1 2 हफ्ते प्रॉब्लम होगी, 1 महीना प्रॉब्लम होगी, सीख जाओगे तो बोलोगे यार ये क्या मजे लग गए भाई, ये तो बिल्कुल ही बेहतरीन काम हो गया। ठीक है मेरे बेटा? फ्यूचर यही है। Now we come to the next question है, the molecular mass of nitrogen gas N2 is 28. For 100 gram of nitrogen, calculate the number of moles, the volume occupied by at room temperature and the at a pressure 20 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है। प्रेशर हमें गिवन है पास्कल में। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही होता है। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही होता है। सिंपल सा सवाल है, पहले हम कर चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, ज्यादा फर्क इसके अंदर है नहीं। 2.6 है। मॉलिक्यूलर मास गिवन है 28। पहले एयर की बात की थी, इस वक्त नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन है हमें कितना मेरे बेटा? 100 ग्राम नाइट्रोजन हमारे पास मौजूद है। मॉलिक्यूलर मास गिवन है, प्रेशर गिवन है, कितना गिवन है, कितना प्रेशर है मेरे बेटा? प्रेशर गिवन है 1.01, 10 की पावर 5 सवाल में गिवन है मेरे बेटा। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, नहीं चलेगा, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्या करोगे? 273 ऐड करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। नंबर ऑफ मोल्स मालूम, ग्राम मोल एन मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। अभी नंबर ऑफ मोल तो बेटा केमिस्ट्री वाली कहानी हो गई। केमिस्ट्री का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है मेरे बेटा? गिवन मास एम, स्मॉल मास, जो मास गिवन होता है, डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास। 100 को डिवाइड कर देंगे 28 से तो 3.57 मोल आ गए। 3.57 मोल हमारे पास आ गए हैं। ये मोल हमें वैसे भी निकालने पड़ेंगे, इसलिए कि जब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यहाँ पे हमें मोल चाहिए होगा। कि चाहिए होगा बेटा? भाई यहाँ पर मोल चाहिए होगा। मोल की वैल्यू पीवी इक्वल टू एनआरटी है। वॉल्यूम बेटा मालूम करना है, पी मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या होगा बेटा वहां जाकर? एक तरफ पी आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा? एक तरफ पी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाओगे तो क्या हुआ? डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना मेरे बेटा? एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे बेटा क्या हो जाएगा चंदा? ये पी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके क्या हो गया मेरे बेटा? डिवाइड हो गया। राइट? अब से वैल्यू पुट करनी कुछ भी नहीं है यार, तो कैलकुलेटर सिंपल सा है। कैलकुलेटर कितने वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर मीटर क्यूब में आएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसीमीटर क्यूब में आएगा। डेसीमीटर क्यूब लीटर एक ही बात होती है। 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब या 1000 लीटर होते हैं। क्योंकि सवाल डेसीमीटर डेसीमीटर क्यूब में भी दिया हुआ था, तो हमने इसको डेसीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर लिया। मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई जनाब किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है 15.7। ये भी एक्सरसाइज का सवाल है। जब एक्सरसाइज का सवाल होगा तो सिंपल नंबर लिखे होंगे ना। अ सैंपल ऑफ गैस 3 कंटेन, इतने हमें एटम गिवन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट रूम टेम्प एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। किलो पास्कल है, ख्याल रखिएगा। तो नंबर ऑफ हमें एटम गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है 3.0 इंटू 10 की पावर 24 एटम गिवन है मेरे बेटा। गैस है, गैस के एटम हमें गिवन है, मोनोटॉमिक गैस होगी। प्रेशर हमें गिवन है, किलो पास्कल है, किलो नहीं चलेगा। किलो के मतलब क्या होता है मेरे बेटा? किलो पास्कल हमारे पास है, इसको जब पास्कल में कन्वर्ट करेंगे मेरे बेटा तो ये आपके पास 1 किलो के मतलब होता है 1000।
किलो के मतलब क्या होता है, 1000 होता है। 120 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे मेरे बेटा, तो 1 2 के बाद आपके पास 3 जीरो और आ जाएंगे। 10 की पावर में लिखोगे तो 1.0 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। ये 120 को बेसिकली हमने क्या किया है, क्या किया है हमने 120 को, यहाँ देख लो समझा देता हूँ। 120 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है किससे मेरे बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब इसको 1000 से मेरे बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 5। 1.2 इंटू 10 की पावर 5 हमारे पास जो ये बन जाएगा। राइट मेरे बेटा, ये जो 1.2 इंटू 10 की पावर 5 इस तरीके से हमारे पास आया। नाउ देन, नंबर ऑफ ग्राम मोल मालूम करने हैं, एन मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। एन मालूम करना है, नंबर ऑफ वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, एटम गिवन है। मोल का एक और फार्मूला होता है। क्या होता है, मोल का एक और फार्मूला हमारे पास होता है। एन बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये जो लोग केमिस्ट्री पढ़ के आए ना 9th फर्स्ट ईयर में के अंदर, उनके लिए तो काफी आसान सा मामला होगा। केमिस्ट्री में पढ़ा था, भूल गए हो तो अलग मसला है यार, याद होना चाहिए वैसे तो ये आपके पास मोल के कई फार्मूले होते हैं। तो उसी में एक फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो मेरे बेटा हम जो है नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं। 3.0 10 की पावर 24 को डिवाइड कर देंगे तो आपका मोल आ जाएगा 0.5 मोल आंसर आ रहा है। अब वॉल्यूम मालूम करना कोई बचा ही नहीं मेरे बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। सारी वैल्यू मेरे बेटा गिवन है यहाँ पर, तमाम की तमाम वैल्यू। टेम्परेचर पहले से केल्विन में था, लिहाजा कुछ हानि करने की जरूरत, टेम्परेचर पहले से केल्विन में था, इसमें कोई छेड़खानी करने की, तब्दीली करने की जरूरत नहीं थी। 0.014 मीटर क्यूब आंसर आ गया। ये छोटा सा क्यूब लिखा हुआ है, शायद नजर नहीं आ रहा होगा, देख लो मेरे बेटा शहजादे गौर से। ये आपके पास कितना हो गया, 0.0104 मीटर क्यूब हो गया है। मीटर क्यूब को अगर हमने डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है, बताया पिछले सवाल के अंदर कैसे करते हैं। मीटर क्यूब को अगर डेसीमीटर क्यूब में तब्दील करना हो तो उसको 1000 से, किससे मेरे बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। देखो कैलकुलेटर प्रॉपर इस्तेमाल करना, अगेन फिर कह रहा हूँ मेरे बेटा की कोशिश ये करें कि हाथ के हाथ साथ साथ कॉपी में लिखे, साथ साथ कॉपी में लिखेंगे तो आसान रहेगा। स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइलों पे जमा करना, कंप्यूटर पे जमा करने का कोई फायदा नहीं है। कॉपी में लिखे, कॉपी में लिखा हुआ काम आपके आएगा। ये आपके पास यहाँ बेटा क्लास हम कंक्लूड करते हैं, यहाँ क्लास हमारी जनाब खत्म हो जाती है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे। ये हमारा तीसरा लेक्चर था चैप्टर 15 के हवाले से। और इसके बाद हमने जनाब वाली जो है वो 2 लेक्चर इंशाल्लाह हमारे और होंगे, चैप्टर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। 2 चैप्टर हमारे और होंगे, चैप्टर हमारा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि आज के चैप्टर में हमने जनाब आली जनरल गैस इक्वेशन पढ़ लिया है, और जनरल गैस इक्वेशन के साथ हमने इसके न्यूमेरिकल भी जनाब डिस्कस कर लिए हैं। तो होप इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो होगी, लेक्चर नंबर 4 हमारा होगा, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो हम करेंगे। पी इक्वल टू 1/3 रॉ बार स्क्वायर की लॉन्ग का सवाल है, लॉन्ग में आता है। ठीक है मेरे बेटा, बहुत ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा, साथ लगे रहिएगा, करते रहिएगा। शुरू में बेटा आपको लगेगा जरा बोरियत बोरियत सा, ऑनलाइन क्लास है, मगर जब आपने आपको सेटल डाउन कर लेंगे तो जनाब अली जो है वो, ये आपके लिए मामला आसान हो जाएगा, मामला आपके लिए सहल हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा कि कमेंट के अंदर क्या बात हमारे पास मौजूद है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा।